नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़ अड्डा में। और आज एक ऐसे विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं कि अगर आप विदेश घूमने जा रहे हैं, विदेश में कोई काम है, इसके लिए आपको पैसे भेजने हैं डॉलर में, तो उस लिमिट में जो $2.5 लाख की है उस पर अब 20% का TCS लगेगा। यानी जो भी आप कंज्यूम करेंगे, जो भी खर्च करेंगे, और अगर आप डॉलर में कर रहे हैं तो आपको 20% का TCS लगेगा। साथ ही अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई पेमेंट कर रहे हैं, इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड से, तो हर परचेज पर, हर बाई पर आपके ऊपर ये 20% का TCS लगेगा। ये एक नया सरकार ने आदेश जारी किया है। पहले ये 5% था। तो पहले और अब में फ़र्क क्या आया है ये समझना ज़रूरी है। चर्चा हम कर क्यों रहे हैं। पहले नियम ये था, सरकार ने बना रखा था कि कोई रेमिटेंस यानी विदेश आप $2.5 लाख तक भेज सकते हैं और उसमें 5% का TCS लगता था, लेकिन क्रेडिट कार्ड के स्पेंड उसमें शामिल नहीं थे। जो नया रूल आया, जिसको LRS के तौर पे बड़ी चर्चा चल रही होगी, आप ट्विटर, फेसबुक सब जगह देख रहे होंगे। अब उसमें क्या किया गया है कि $2.5 लाख की लिमिट तो उतनी है $2.5 लाख की, लेकिन उसमें अब TCS 5 से बढ़ा के 20% कर दिया गया है। और क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जो खर्च करते हैं वो उसी लिमिट के अंदर होना चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि शायद वो उस लिमिट के बाहर नहीं था, इसलिए वो लिमिट ब्रीच हो रही थी, तो सरकार उसको चेक करना चाहती है। इसी पर हम बातचीत करें, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोग इससे परेशान हैं, तरह तरह की शिकायतें कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनमें कन्फ्यूज़न है, उसको समझने की हम आज कोशिश करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है उनसे मैं परिचय कराता हूँ। KPMG इंडिया के पार्टनर सुनील बादला जी हमारे साथ हैं, साथ ही टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी, इंडवेंचर हॉलीडेज के मैनेजिंग पार्टनर अश्विनी कक्कड़ जी, और आवास के सीनियर एडिटर इकोनॉमिक पॉलिसी और ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय। दिन के दौरान जब हम इस शो की प्लान कर रहे थे तो हमने लक्ष्मण से कहा कि भाई हमें और ज़्यादा जानकारी चाहिए कि ये सरकार क्यों कर रही है, मकसद क्या है इसके पीछे, और एक्चुअली क्या हुआ है। तो बिना मेरे ज़्यादा ज्ञान में दूँ, सीधे चलता हूँ लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण जी, सरकार ने क्या किया है? देखिए, दरअसल ये जब आपने मुझसे कहा था कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्या इसके पीछे वजह है, तो मुझे लगता है कि हमारी आपके बीच की जो बातचीत थी वित्त मंत्रालय ने सुन ली और 1 घंटे के भीतर भीतर सरकार ने सफाई भी जारी कर दी। हालांकि वो सफाई, सच पूछो तो मैं भी बहुत सहमत हूँ नहीं उस सफाई से। और सफाई जारी करते हुए सरकार ने 3 दलील दी है। पहली बात तो ये कि ये जो हम व्यवस्था किए हैं, इस व्यवस्था के तहत पहले से ही आपके पास डेबिट कार्ड था, उसको हम व्यवस्था में लाए हुए थे। जो करंट अकाउंट से पैसा जाता था वो भी इस व्यवस्था के तहत था, सेविंग अकाउंट से पैसा जाता था वो भी व्यवस्था के तहत था। हमने सिर्फ एक नया ये किया है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो क्रेडिट कार्ड से हो रहे हैं उसको इस व्यवस्था के तहत, यानी लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत ले आए हैं। अब ये एक दलील ये है, जो अब तक क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन बाहर था। दूसरी दलील ये है कि इसके पीछे रिजर्व बैंक ने बार बार कहा था कि डेबिट कार्ड को जब आप इस स्कीम में लाए हैं तो क्रेडिट कार्ड बाहर क्यों है, इसको इसके अंदर लाइए। तीसरी दलील यह है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो रेमिटेंस स्कीम का जो $2.5 लाख प्रति साल भेजने की जो अधिकतम सीमा थी, उस सीमा को बाईपास करने के लिए, उसकी अनदेखी करने के लिए, उस सीमा से बचने के लिए इस इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का सहारा लेते थे क्रेडिट कार्ड के जरिए। उनको हमने पकड़ने की या उनको हमने रोकने की कोशिश की है। इसके पीछे उन्होंने एक तथ्य रखा है। वो तथ्य ये रख रहा है कि 2020-21 के मुकाबले तुलना करें तो 2022-23 में लगभग दोगुना हो गया है जो फॉरेन रेमिटेंस है। और सरकार को शक है कि क्रेडिट कार्ड के जरिए ज्यादा रेमिटेंस हो रहा है। उसमें से आधे से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं, वो ऐसे खर्च करते हैं, तो उनको पकड़ना हमारा मकसद है। हालांकि उस सफाई में जो सवाल हम लोग उठाना चाह रहे थे, जो मेरे मन में था कि शायद सरकार ये बताए कि आखिर कितनी बड़ी रकम थी क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसे जा रहे थे, वो बताए, और इसके पीछे मिसयूज किस तरीके से हो रहा था, कितना घातक होता है मिसयूज, तो उसकी सफाई सरकार की तरफ से नहीं आई है। ओके, तो अभी नया एडिशन है क्रेडिट कार्ड, और 20% बढ़ा दिया। 5 पहले लगता था, उसको 20% कर दिया, और इसको आप क्लेम कर सकते हैं। जब आप रिटर्न फाइल करें तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो लक्ष्मण, एक सवाल और, उसके बाद में मेहमानों के पास जाऊँ। ये मकसद ये है कि चेक लगाया जाए कि आप बहुत ज़्यादा बाहर खर्च न करें। उससे क्या नुकसान हो रहा था? सरकार को क्या दिक्कत थी? मैं $2.5 लाख है, उससे अगर क्रेडिट कार्ड से मैंने कुछ और खर्च कर लिया तो 10-20 लाख ज़्यादा से ज़्यादा और खर्च किया होगा, उससे क्या प्रॉब्लम हो रही थी? देखिए, यहाँ पे सरकार को प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपने ज़्यादा वहाँ पे खर्च कर लिया ना, तो सरकार ये चाहते थे कि आप ज़्यादा खर्च ना करें। सरकार चाहती है कि आप ज़्यादा खर्च करें, लेकिन जो आप बाहर खर्च कर रहे हैं तो वो हमारे पकड़ में नहीं आ रहा था।
तो बाहर फॉरेक्स जा रहा था, लेकिन इसका अंदाजा हमारे अकाउंट में नहीं आ रहा था। तो एक रास्ता ये था कि हम क्रेडिट कार्ड के ट्रांजैक्शन में एक ऐसा सिस्टम फिट कर दें कि अगर बाहर कोई खर्च कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप हमें पता चल जाए। तो सरकार ने इस सिस्टम के बजाय ये ओनस, ये जिम्मेदारी कंज्यूमर पर डाल दी कि आप बाहर खर्च करें तो खुद ही आप टीडीएस फाइल करिए, टीसीएस दीजिए, और टीसीएस देंगे तो हमारे लिए आसान से होगा, टैक्स व्यवस्था के दायरे में आ जाएंगे। और 20% वाली जो बात थी उसमें सरकार ने ये कहा है कि 20% जो है हर तरह के विदेश के ट्रांजैक्शन पे नहीं लागू होगा। जैसे मेडिकल पे कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, तो वहां लागू नहीं होगा। अगर आप वहां पे किसी शेयर ट्रांजैक्शन के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन के लिए, गिफ्ट ट्रांजैक्शन खरीदने में इसका इस्तेमाल करते हैं, घूमने फिरने में इसका इस्तेमाल करते हैं, तब वहां पे आपको 20% लगेगा। बाकी जगह जो पहले लगता था 0.5% से 5% के बीच में, वही लगेगा। लेकिन इसके जरिए जो आपने सवाल पूछा, सरकार बहुत कुछ ज्यादा हासिल कर लेगी आर्थिक तौर पर, वित्तीय तौर पर। मुझे नहीं लगता है, सिर्फ एक प्रक्रिया को पकड़ने की कोशिश की है, लेकिन छोटी सी चीज को पकड़ने के लिए बहुत बड़ा कदम या बड़ा हथियार उठा लिया है, जिससे कि बहुत सारे लोग परेशान हैं। उनको लगता है कि ये एक सरदर्द है और ये 20% का जो क्लेम करेंगे आप बिल्कुल इसका मिलने में ही आप दूसरे गेस्ट, हाँ, 1.5 साल लगेंगे उसको मिलने में। उसे मिलने में आपको टाइम लगेगा। हाँ बिल्कुल, टाइम लगेगा, 1.5 साल लगेगा। चूंकि आप 20% आप जो देख रहे हैं उसको दूसरे तरीके से भी देखिए कि 20% जो आपसे लिया जा रहा है वो आपके क्रेडिट कार्ड के लिमिट का हिस्सा होगा। मान लिया क्रेडिट कार्ड का लिमिट 20% को पार करता हो, जब 20% को शामिल करने के बाद पार कर रहा है तो आप ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। और 20% जो आपका पैसा है वो तत्काल नहीं मिल रहा है, वो 1.5 साल बाद आपको मिल रहा है। एक यहाँ फंस रहा है। दूसरी चीज, एक और महत्वपूर्ण बात जो हमें एक दर्शक ने फोन करके बताया कि उनके 2 बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। अब कहते हैं कि विदेश की यूनिवर्सिटी सीधा हमसे पैसा नहीं लेती है, वो थर्ड पार्टी के जरिए लेती है। अब आप एजुकेशन को तो छूट दे रहे हैं, लेकिन हम बच्चे को क्रेडिट कार्ड के जरिए पैसा भेजते हैं, थर्ड पार्टी को भेजते हैं, तो हम कैसे एस्टेब्लिश करेंगे कि थर्ड पार्टी जो है एजुकेशन संस्था को पैसा दे रही है? ये एक पेंच पैदा होगा आगे चलकर ऐसे लोगों के लिए। लक्ष्मण, एक और छोटा सवाल, क्या कोई ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर है जिसको चेक करना चाहती सरकार? ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर नहीं है यहाँ पे। दरअसल फॉरेन रेमिटेंस के सीमा को पार करने वाले लोगों पर नकेल लगाने की कोशिश है। ब्लैक एंड व्हाइट आप कर नहीं सकते, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जरिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो आखिरकार आपके ट्रांजैक्शन के दायरे में कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। ये दरअसल विदेशी जो मुद्रा भंडार है वो कितना बाहर भेज रहे हैं, कैसे आ रहा है, उसको व्यवस्थित करने की तरफ मुझे लगता है सरकार ने कदम उठाया है। ओके, तो अब मैं चलता हूं अपने मेहमानों की तरफ। ये तो थी खबर कि अगर आप बाहर गए हैं और आपने $2 की कॉफ़ी पी है तो आपको 40 सेंट का क्लेम मिलेगा। उसके लिए आपको बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, 1.5 साल लग सकते हैं आपको उसकी वसूली करने के लिए। सुनील सर, ये जो सरकार ने कदम उठाया है इसको आप कैसे देखते हैं? ये झंझट बढ़ाने वाला है? इससे क्या हासिल करना चाहती सरकार? आपका ओपनिंग कमेंट हो जाए, फिर बहुत सारे जो सवाल हैं कन्फ्यूजन वाले उस पर हम लोग आते हैं। नहीं, सो आई थिंक जो सरकार का जो अभी मकसद है वो तो मतलब एकदम क्लियर है कि जो भी फॉरेन रेमिटेंस हो रहे हैं उन पे मतलब वो है ना, ये 20% टीसीएस लगा के टैक्स कलेक्ट मतलब करना चाहती है सरकार। अब एक्चुअली क्या हो रहा था कि काफी केसेस में शायद मतलब ये सब खर्चे हो रहे थे, सब रेमिटेंस हो रहे थे, लेकिन लोग उस पे टैक्स भर नहीं रहे थे, है ना। तो टीसीएस होने के कारण से क्या होगा कि जैसे आपको ये टीसीएस तो क्लेम करना ही पड़ेगा, तो या तो आप ज्यादा इनकम दिखाएंगे या मतलब आपका ऑलरेडी जो टैक्स होगा उसके अगेंस्ट में उसको सेट ऑफ करोगे, या फिर आप है ना रिफंड क्लेम करने के लिए आपको है ना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। तो मतलब आप एक वो इनकम टैक्स के रडार में आ जाएंगे इसकी वजह से। तो ये एक मतलब जो उद्देश्य है मतलब सरकार का, ये मतलब इसकी वजह से शायद अचीव होगा। सुनील सर, जो लोग विदेश में घूमने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, फॉरेन ट्रेवल बहुत ज़्यादा करते हैं किसी पर्पज से, तो वो तो ऑलरेडी HNI की कैटेगरी में होंगे, टैक्स नेट में होंगे, वो कैसे बच रहे थे जो जिनको आप लाना चाहते हैं पकड़ के वापस? नहीं, एक्चुअली क्या होता है उसमें कि मतलब काफी लोग ये खर्चा करने के बावजूद भी टैक्स नहीं भर रहे थे, क्योंकि टीसीएस अगर नहीं है तो आपका मतलब टैक्स तो कलेक्ट हुआ ही नहीं ना। ओके, ये शरद जी, कैसा लगा आपको ये आइडिया सरकार का? मुझे लगता है नीरज के
मच्छर मुझे काट रहा था और मैं मच्छर काटने से परेशान था, मेरी बाह पर मच्छर काट रहा था और मैंने क्या किया कि मैं तलवार उठा लाया उसको मारने के लिए। तो ये जहां तक बात है, मैं इस बात से, लक्ष्मण की बात से सहमत हूं कि एक छोटी सी चीज को रेडार में लाने के लिए आपने 20% टैक्स लगा दिया। और मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, आपने जो एक सवाल किया था कि इसमें क्या ब्लैक एंड व्हाइट का चक्कर है, तो आजकल सरकार का ये मानना है ब्लैक दो तरीके का है। एक ब्लैक तो है जो कैश में होता है, जो हम ट्रेडिशनली जानते हैं। आपने सुना होगा लोग प्रॉपर्टी लेते हैं तो भैया इसमें कितने ब्लैक का है कितने व्हाइट का है, एक तो वो कैश होता है जिसको ब्लैक मनी बोला जाता है। एक मुझे लग रहा है सरकार को ये भी लग रहा है कि, और कुछ हद तक ठीक भी है, कुछ हद तक ठीक है कि एक ब्लैक मनी वो है जो कि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू घूमता है, जो सरकारी तंत्र के थ्रू, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू, आरबीआई के थ्रू, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू, क्रेडिट कार्ड के थ्रू घूमता है, परंतु वो आपकी इनकम प्रोफाइल से वो ट्रांजैक्शन मैच नहीं करते हैं। बस यहीं पर पेच ये फंसा है आके कि आप, हो सकता है आप क्रेडिट कार्ड से स्पेंड कर रहे हैं, बाहर जाके आप $50,000 खर्च कराएं अपने क्रेडिट कार्ड से। आजकल जो बड़े बैंक्स हैं, जो बड़े क्रेडिट कार्ड ऑपरेटर्स हैं, बड़े साइज का क्रेडिट कार्ड देते हैं, उसमें से आप कुछ भी खर्च कर सकते हैं। ये नहीं कि आप 5-10 हजार, लाख, 2 लाख, आप चाहें तो 20-25 लाख भी खर्च कर सकते हैं। तो कुछ लोग ऐसे शायद हो जिनका कि कुछ पैसा इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू खर्च हो रहा है, जो कि 2 कारणों से। पहले तो वो LRS लिमिट के बाहर जा रहा है, वो तो मुझे समझ में आता है कि आपने प्रति व्यक्ति प्रति ईयर लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंतर्गत आपने $2.5 लाख कह रखा है कि भाई $2.5 लाख से ज्यादा कोई इंडियन एक साल में खर्च नहीं करेगा, वो मुझे समझ में आता है। अब क्रेडिट कार्ड से आप जाके पता लगा $50,000 और खर्च कराए, तो जहां एक आदमी यहीं बैठा बैठा $2.5 लाख कर रहा है, आपके लिए $3 लाख लिमिट हो गई। पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात है कि टैक्स रेडार से, पर ये टैक्स रेडार से वाली बात, आपका डाउट बिल्कुल ठीक है, मुझे हजम नहीं होती, इसलिए हजम नहीं होती क्योंकि एक AIS बना हुआ है जिसको हम एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट बोलते हैं। मैंने उसका एक हल्के फुल्के में नया नाम रखा है आईना, इसे समझिए। आपके सारे टैक्स प्रोफाइल को नीरज ये कैप्चर करके और हर क्वार्टर आप चेक कर सकते हैं, जो जैसे जैसे लोग रिटर्न फाइल करते हैं, SFT रिटर्न होती है, उसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की बड़ी बड़ी एजेंसीज फाइल करती है, उसमें वो ट्रांजैक्शन ट्रैप होके आ जाता है। और क्रेडिट कार्ड की स्पेंड तो वैसे ही पहले से ही ट्रैप हो रही थी। 2 लाख से ज्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड स्पेंड करते हैं तो आप पहले से ही, आपके ट्रांजैक्शंस वो रेडार में थे। तो ये क्रेडिट कार्ड स्पेंड, मुझे लग रहा है इस क्रेडिट कार्ड स्पेंड, शरद जी यही तो है। मैंने तो ऐसा सुना था कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन कर लिया तो IT विभाग में कोई ऐसा अलार्म लगा जो बजने लगता है, अचानक से घंटी बज जाती, वहां पे उनको पता चल जाता है कि मैंने एक 2.5 लाख की फ्रिज खरीदी। तो इसमें भी तो बजेगी घंटी, इसके लिए इतना 20% का TCS लगाने की क्या जरूरत? बिल्कुल, मैं इसी बात को मैं कह रहा था कि क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन नीरज पहले से ही सब क्रेडिट कार्ड कंपनीज को इंस्ट्रक्शन है, अपने SFT फाइल करते हैं कि भैया 2 लाख रुपए से जब भी फालतू ट्रांजैक्शन हो, आपने SFT के जरिए डिपार्टमेंट को बताना है, और वहां SFT के जरिए वो आपके AIS में आ जाता है और आपको फिर उसमें जवाबदेही करनी पड़ती है। आपके रिटर्न इनकम प्रोफाइल से वो मैच कर रहा है, कोई इतना बड़ा ट्रांजैक्शन तो नहीं है। तो मुझे लग रहा है इससे इनकन्वीनियंस होने वाली है टैक्स पेयर्स को। और सबसे बड़ी बात जो लक्ष्मण ने कही, मैं उससे सहमत हूं कि आपकी क्रेडिट कार्ड की, अगर मैं इसको दूसरी भाषा में कहूं, आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट थी ना, वो 20% अब कम हो गई, क्योंकि 20% तो आपका वो जो मैं उसको बोलूंगा खामखा का वो टैक्स 20% जाके फंस गया। आपने मान लीजिए अप्रैल के महीने में ट्रांजैक्शन किया है नीरज, ध्यान दीजिएगा, और आपकी ये साल की रिटर्न फाइल होगी 31 जुलाई अगले साल तक, और उसके बाद आपका असेसमेंट होगा, प्रोसेस होगा, तो 1.25 साल 1.5 साल के लिए आपका वो पैसा वहां पर फंसा रहेगा। भले ही इसका जवाब यह है कि 20% भाई हम आपसे टैक्स ले नहीं रहे हैं, हम तो एड हॉक टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, एक एड हॉक कलेक्शन होती है, फिलहाल के लिए आप हमें दे दीजिए, आप हमारे गिरफ्त में आ जाइए, बाद में नहीं बनता होगा तो वापस ले लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। ये TCS का कॉन्सेप्ट है कि, और ये किसको कलेक्ट करना पड़ेगा? ये कलेक्ट करना पड़ेगा क्रेडिट कार्ड कंपनीज को। जब आपका बिल आएगा तो इसका मतलब आपकी जो क्रेडिट कार्ड लिमिट थी वो नीचे आ गई, वो 20% से घट गई। पहला तो ये हुआ। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप क्रेडिट कार्ड का अपना स्टेटमेंट ध्यान से देखिए, आप कभी उसमें नीरज खाली, आप भी खर्च करते होंगे, उसमें खाली वेंडर्स के नाम होते हैं, उसमें ये नहीं लिखा होता कि मैंने ये क्या आइटम लिया। उसमें आपने मान लीजिए लंदन जाके कॉफी पी कहीं पर जाके बैठ के, ठीक है, उस कॉफी में ये नहीं लिखा होगा प्रेटे मोंजे पे मैंने बैठ के कॉफी पी है, वहां पर ये नहीं लिखा होगा कि मैंने कॉफी, उसमें तो प्रेटे मोंजे का नाम लिखा होगा, उस पर ये नहीं। अब अगर मुझे कंसेशनल 5% रेट दिया गया है, अगर मैं मेडिकल के लिए या इंश्योरेंस के लिए खर्च करता हूं,
अब ये कैसे पता लगेगा कि ये मेडिकल और इंश्योरेंस के लिए किया है? तो आप क्या वहां पर वो याद रखना पड़ेगा आपको, आपने खर्च किया तो आप याद रखिए। क्यों नहीं याद रखेंगे? आप अपना एक लॉगबुक बनाइए, आप छोटे छोटे याद रखिए। नीरज नहीं नीरज, आप तो बाद में याद रखेंगे। पहले क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे बगैर पूछे नहीं 20% लगा देगी। वो तो लगा देगी, आपको वसूली करनी, तो इसलिए आप याद रखिए, अपना लॉगबुक बनाइए। इसमें एक समस्या और है सर, अभी पहले मैं कक्कड़ जी के पास जाऊंगा। समस्या ये है कि आप, मैंने 100 रुपए की कोई चीज ली, आपने 20 रुपए उसमें ECS लगा दिया, TCS 120 रुपए हमने पे कर दिए क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड तो मुझसे कहेगा ना 49 दिन में मेरा पैसा वापस करो ना, मैं टैक्स उस पर इंटरेस्ट चार्ज करूंगा, वो पैसा मुझे मिलेगा 1.5 साल बाद। इधर मैं उसका, या तो मैं अपनी जेब से भरूं, तो और मैंने 20 रुपए भरे उसके लिए, ठीक है। तो मेरे ऊपर ये बर्डन एक्स्ट्रा डाल दिया आपने, और वो मिलेगा उधर से 20 रुपए ही मेरे को, उसमें भी कुछ ब्याज व्याज मिले तो ठीक भी है। तो क्रेडिट कार्ड का यूज हमारे लिए कितना सरदर्द बनने वाला है अगर हम फॉरेन ट्रेवल में जा रहे हैं और डॉलर में पेमेंट कर रहे हैं। ये पहले कक्कड़ जी, ये जो स्कीम है सरकार की, इससे आपकी इंडस्ट्री में क्या असर पड़ने वाला है? देखिए, ट्रैवल इंडस्ट्री के ऊपर तो बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, पर आई थिंक एक पहले मुल्क की तरफ से सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे मुल्क की हमेशा ये एक एक्सपेक्टेशन थी कि हम लोग अपनी करेंसी को एक ना एक दिन कन्वर्टेबल करेंसी बनाएंगे, और उसके लिए ये सन 2000 में ये रूल 7 लाया गया था कि अगर कोई बाहर जाके फंस जाता है, किसी का कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, तो अगर वो क्रेडिट कार्ड यूज करे तो उसके ऊपर कोई मतलब तोहमत नहीं आती। अब आज की तारीख में ये जो नया रूल आ गया, इससे एक तो क्रेडिट कार्ड यूसेज की एक कॉम्प्लेक्सिटी सी खड़ी हो गई, दूसरा क्रेडिट कार्ड का यूसेज LRS के अंडर आ गया, तीसरा ये अभी 5% और 1 जुलाई से 20% उसके ऊपर TCS हो गया, और उसके अलावा जो क्रेडिट कार्ड के ड्यूज अगर अनपेड रह गए, उसके अंदर आपका कैसे, क्या आप TCS के ऊपर सूद लगाएंगे क्या, या कैसे ये सारी चीजें एडजस्ट होंगी? हालांकि अभी फाइन प्रिंट और डिटेल्स अवेटेड है, और ये अभी मामला पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ है, और इसमें भी कई चीजें अलग रखी गई हैं, जैसे मेडिकल को अलग रखा गया है, और एजुकेशन में भी कुछ सहूलियत है, मगर वो अगर आप लोन लेके मेडिकल ये एजुकेशन के लिए जाते हैं तो उसमें सहूलियत है, मगर अगर आप अपनी जेब से देते हैं बच्चों की एजुकेशन के लिए या अपनी एजुकेशन के लिए, तो वो एक अलग सौदा बन जाता है। और इसके अलावा एक और बात है कि ये सब चीजें जो है वो इंडिविजुअल के लिए लागू की गई हैं। अब अगर किसी के पास कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है, हाँ। उसके ऊपर भी हमें क्लैरिटी नहीं है कि वो कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड का कैसे व्यवहार होगा, क्या उसके अंदर क्या कंडीशंस आएंगी। जी, मैं आता हूं, इस पे भी आता हूं। अभी ये तो ओपनिंग कमेंट आप लोगों के हैं, अभी मैं एक एक चीजों को क्लैरिफाई करूंगा। लक्ष्मण, एक छोटा सवाल आपसे है, जो 120 रुपए में पे करूंगा 20% TCS के साथ, क्रेडिट कार्ड वाला मुझसे कितने वापस लेगा? 100 रुपए या 120, जो अभी कक्कड़ जी ने कहा है? नहीं, क्रेडिट कार्ड वाला आपसे तो जितना आपने पे किया है उतना ले लेगा। जो 20% है जो TDS कटना, वो क्रेडिट कार्ड वाला अपना ले करके ही आपको बिल भेजेगा। मान लिया 100 रुपये का सामान खरीदा तो 120 रुपये आप चुका रहे हैं, एक तरीके से मान के चलिए। जो बिल भेजेगा तो जो आपको लेकर भेजेगा, अब आपको बिल उसको क्रेडिट कार्ड का जो ड्यू डेट है उस ड्यू डेट पे आपको चुका देना है। अगर आपने नहीं चुकाया तो आपको उस पर इंटरेस्ट लगेगा। क्रेडिट कार्ड वाला ये नहीं सोचेंगे हम TDS काटे कि हम क्या काटे, और फिर उसके बाद जो है सो अगर आप नहीं चुका तो वहाँ भी आप उसका ब्याज पेनल्टी चुकाइए, ब्याज चुकाइए, और जो आप जिस पे आप चुकाने जा रहे हैं पैसा, वो पैसा आपको मिलेगा यहाँ से सरकार से मिलेगा, और सरकार से मिलेगा आपको साल 1.5 साल बाद अगर आप क्लेम करते हैं तो। और बहुत लोगों ने कहा कि ये टैक्स नहीं है, ये कुछ सफाई भी देख रहा था ट्विटर पर बड़े बड़े लोगों की, ये टैक्स नहीं, ये तो एक तरीके TCS से जो वापस आपको मिल जाता है, लेकिन जब आप वसूल रहे हैं वो तो टैक्स ही है। TCS का फुल फॉर्म भी तो टैक्स से नहीं, हम कह रहे हैं अगर टैक्स बाद में कोई पेच फंस के आपको नहीं मिले तो। नहीं, टैक्स नहीं है, मान लो आपने मुझसे 20 रुपए ले लिए, अब मुझे 45 दिन के अंदर वो 120 रुपए देने बैंक वाले को, क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं आपने किस लिए लिए मुझसे, वो देने आपको, और मुझे मिलेगा 1 साल बाद। तो ये कॉस्ट ऑफ
फंड कौन भरेगा, इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन भरेगा? वो 20 रुपए जो 1.5 साल तक मेरे फंसे हुए हैं उस पे ब्याज कौन देगा? ये आपको खुद भरना है, इस पे ये खुद भरना है ना, तो इस पे आपको नहीं मिलता है, इस पे रिटर्न में ये आप खुद भरना है। रिटर्न जब डिले होता है तब उस पे इंटरेस्ट सरकार देती है, लेकिन इस पे इस केस में आपको यहाँ पे रिटर्न नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपको क्रेडिट के तौर पर टीसीएस का पैसा वापस आपको कैश के तौर पर नहीं आता है, एक क्रेडिट के तौर पर आपके पास आता है, जिसको आप किसी एडवांस टैक्स के बदले, जैसे कोई टैक्स की देनदारी, उसके बदले आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ओके, इस पे किसी कोई क्लैरिफिकेशन देना है सुनील जी आपको, या मैं फिर दूसरे सवाल पे आऊं? सुनील जी, हाँ, ये एक समस्या है ना कि 20 रुपए मैंने पहले दे दिया लेकिन अभी मेरे को बाद में मिलेंगे वो। ये एकदम सही बात है आपकी कि अगर आपने $100 का खर्चा किया है तो आप वेंडर को $100 का पेमेंट करोगे, लेकिन जो आपका क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो आपसे $120 वसूल करेगी। $20 का टीसीएस वो गवर्नमेंट ट्रेजरी में जमा करके आपके नाम से चालान इशू कर देगी, तो वो आपके लिए एक टैक्स का क्रेडिट हो गया। वो या तो आप अपने एडवांस टैक्स के अगेंस्ट में या कोई भी टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट में सेट ऑफ करो, या फिर गवर्नमेंट से रिफंड क्लेम करो। तो वो आपको ही देना पड़ेगा, आपको $120 देना पड़ेगा, 120 देना पड़ेगा। शरद जी, क्या ये एक सैलरीड के लिए क्लैरिफिकेशन नंबर 2 है? एक तो वो आपको देना पड़ेगा, 2 नंबर ये है कि मान लीजिए एक सैलरी पेड आदमी है, उसने कोई खर्चा किया और उसने टीसीएस भरा, क्या वो अपने अकाउंटेंट को या अपनी कंपनी के अकाउंट वाले को ये बता सकता है कि देखो भाई उधर $20 भर के आया हूँ, जो इधर आप मेरा टैक्स काट रहे हो उसमें एडजस्ट कर दो? फाइनल में करेगा वो क्या? देखिए नीरज, मैं पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं जो मुझे लग रहा है हमारे को पैनलिस्ट ने पूछा था। अगर आप कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड पे कर रहे हैं तो उस पे अभी तक जो क्लैरिफिकेशन आया है, अभी तक जो तथ्य आए हैं उसके हिसाब से कॉर्पोरेट स्पेंडिंग्स में, मतलब आप किसी कंपनी के बिहाफ पे स्पेंड कर रहे हैं तो वहां पर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी चेक पॉइंट्स हैं। अब दूसरा बात, आपने जो पूछा कि मैं खर्च करके आया हूँ, अपना मैं कार्ड यूज करके आया हूँ, भैया मैंने तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल किया था, तो इसको टीडीएस में एडजस्ट कर दो। तो ऐसा टीडीएस में एडजस्ट तो नहीं होगा, क्योंकि 26AS एक स्टेटमेंट होती है नीरज, जहां पर ये आपका टैक्स दिखाई देगा। उस 26AS को हम टैक्स लेजर बोलते हैं, वहां पर ये आपका टैक्स दिखाई देगा। आप इसका क्रेडिट ले लीजिए और नहीं बनता है तो आप इसका रिफंड ले लीजिए। पर एक जरूरी बात जो मैं नीरज यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ, हालांकि इसके प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं, आपकी इजाजत हो तो मैं वो जोड़ना चाहूंगा कि देखिए हमारा ये सब करने का लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है कि हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े, हमारा टैक्स पेयर्स बेस क्यों ना बढ़े। आप जितने लोग हैं उन्हीं को आप उनको आप एक लस्सी की तरह, वो लस्सी होती है ना, वो चलाते हैं, उन्हीं से हम टैक्स और वसूलते जा रहे हैं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि कितने लोग होंगे ऐसे जो कि इसके अंतर्गत आते होंगे, कितने लोग हैं जो जाके 5-5, 10-10 लाख रुपए। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक फिगर देता हूं। इंडिया में अगर आपको टॉप 1% में होना है तो आपको मात्र 1,44 लाख रुपए की वेल्थ चाहिए, अगर आप इंडिया के टॉप 1% में होना चाहते हैं। तो हमारे देश में जहां पर टोटल रिटर्न ही 7 करोड़ पिछले साल फाइल हुई थी, और नीरज इस साल ये रिटर्न्स और कम होने वाली हैं, क्योंकि न्यू रजीम की वजह से 7 लाख लिमिट की वजह से बहुत सारे टैक्स जो रिटर्न फाइलर्स हैं वो बाहर हो जाएंगे। तो हम कुछ ही लोगों से जरूरी बात है, कुछ ही लोगों से हम टैक्स की उगाई या टैक्स की वसूली करना चाहते हैं। उन्हीं के ऊपर हम नए नए नियम, नए उनको रेडार में लाके नए टीसीएस, कभी कहीं टीडीएस, हम उन्हीं को ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। नीरज, प्रयास ये क्यों नहीं होता है कि जो बाकी की देश की 1.5 करोड़ आदमी। शरद जी इस पे आता हूं मैं, पहले इसमें बहुत सारे सवाल छोटे छोटे उनको मैं क्लेरिफाई कर लूं जी। कक्कड़ साहब ने कहा कि उनकी इंडस्ट्री के लिए दिक्कत, सर क्या दिक्कत है? जो आदमी आएगा वो भरेगा, आपको लगता है इससे बिजनेस हैम्पर होगा क्या प्रॉब्लम, क्या आप लोगों को क्या दिक्कत है? नहीं बिल्कुल, देखिए कक्कड़ जी से सवाल है। अच्छा, हाँ अश्विनी जी आपसे सवाल है। तो देखिए आज की तारीख में लगभग जो लोग भारतवर्ष को आते हैं वो लोग लगभग $20 बिलियन स्पेंड करते हैं भारतवर्ष में, और जो भारतीय बाहर जाते हैं वो लगभग $15 बिलियन अन्य देशों में स्पेंड करते हैं। तो ये सब जो चीज है, ये जो इंडियन इंडस्ट्री के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री जो इन सबको टिकट सप्लाई करती है, होटल रूम सप्लाई करती है, टूर्स एंड पैकेजेस वगैरह बना के देती है, तो इसमें काफी खामी होने वाली है, काफी नुकसान होने वाला है। और जो ट्रैवल एजेंट्स कम्युनिटी है
वो तो बेचारे डूब ही जाएंगे। ऑलरेडी उनकी कमीशंस का बहुत बुरा हाल है और उनको कोविड के टाइम में भी बहुत बुरे टाइम को फेस करना पड़ा है। तो उनके लिए तो ये जो नए नए रूल्स आ रहे हैं, इनसे उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। उनको नया कुछ बिजनेस ढूंढना पड़ेगा या फिर बैंकरप्सी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट मुद्दा है और इसमें सरकार को कुछ खास फायदा नहीं होने वाला है, मुझे तो ऐसा लगता है, क्योंकि आप टीसीएस डिडक्ट करेंगे, मगर ये जो लोग हैं जो ये सारे एक्सपेंसेस हैं, इनके ऊपर ऑलरेडी टैक्स की प्रोविजन है। जैसे एक हमारे साथी ने कहा कि ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड पे एक नया पैसा भी खर्चा होता है तो उसकी रिपोर्ट हमारी पूरे ट्रांसपेरेंटली जाती है और उसमें कोई मतलब कोई बिना टैक्स दिए जो आदमी है वो क्रेडिट कार्ड पे एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकता। तो आई थिंक ये सिर्फ टैक्स बढ़ाने की एक कोई नई स्कीम इजाद हुई है और उसको होल्ड करने की, ताकि आपको टैक्स के ऊपर भी सूद मिलता रहे। 12 महीने, 14 महीने, 15 महीने सरकार को टैक्स के अमाउंट के ऊपर भी सूद मिलता रहेगा। मगर ये एक इगैलिटेरियन चीज नहीं है, क्योंकि ये इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट। वेरी गुड, द गवर्नमेंट शुड बी बेनिफिट। मोर कोई नुकसान नहीं, कॉम्प्लिकेटेड चीज है जी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अ पुअर इंडिविजुअल। हाँ सुनील बादला जी, सर मान लीजिए मैं इंडिया में हूँ और मैं कोई पेमेंट करता हूँ, मान लीजिए मैंने नेटफ्लिक्स का अपना बिल भरा, लेकिन वो तो रुपए में ले रहे हैं मुझसे, तो उस पर लगेगा टीसीएस क्या? नहीं, अगर आप रुपए में पेमेंट कर रहे हो तो उस पर कोई टीसीएस नहीं होता है। हाँ। लेकिन मान लीजिए आपने ना कुछ डॉलर का पेमेंट किया यहाँ बैठ के, इंडिया में बैठ के, ओके, लेकिन आपने जा तो वो विदेश रहा ही है ना सर। मैंने नेटफ्लिक्स एक फॉरेन एंटिटी है, मैं उसको रुपए में पे कर रहा हूँ, लेकिन वो डॉलर में कन्वर्ट करके उधर ले जाएगा, तो जा तो वहीं रहा है। नहीं, सो जो रूल है ना मेरी समझ में आता है वो ये है कि अगर मैं डॉलर में पेमेंट करता हूँ, मैं कोई भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट करता हूँ तो उस पर टीसीएस लगेगा। सो मान लीजिए मैं एक इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन करता हूँ, उसमें $100 पेमेंट करता हूँ तो उस पर $20 का टीसीएस लगेगा। अगर मैंने नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन दिया और उसका 1000 रुपया मैंने रुपए में मतलब INR में मैंने खर्च किया तो उस पर टीसीएस नहीं लगेगा, पर अगर मैंने डॉलर में खर्च किया तो नहीं। सुनील, ये एक छोटा सा और क्लैरिफिकेशन, मैंने मान लीजिए इकोनॉमिस्ट का सब्सक्रिप्शन लिया $100 का, मेरे अकाउंट से तो रुपए ही निकल के गए, ये थोड़ा सा मेरे को समझाइए, ये भेद कैसे हो रहा है? नेटफ्लिक्स मुझसे कहता है कि आप 8000 रुपए साल में दीजिए, तो वो रुपए में मुझसे बोल रहा है, लेकिन मैं दे रहा हूं और वो डॉलर में कन्वर्ट करके ले जा रहा है अमेरिका। लेकिन इकोनॉमिस्ट कह रहा है कि आप मेरे को $72 पे करिए और मैं पे कर रहा हूं रुपए में ही, लेकिन वो लिखा हुआ डॉलर में है और उसके बाद जा रहा है डॉलर में। तो इन दोनों में फर्क क्या है? नहीं, मतलब आपके अकाउंट से रुपए में जा रहा है कि डॉलर में ना जा रहा है, ये हमें देखना है। अगर आपके अकाउंट से अगर डॉलर में जा रहा है और उसके बाद में बैंक जो है, क्रेडिट कार्ड इश्यूअर जो है, वो रुपए में कन्वर्ट करके आपके अकाउंट से रुपया लेगी, लेकिन अगर आपने पेमेंट अगर डॉलर में किया है तो टीसीएस लगेगा। अगर आपने पेमेंट नहीं, सुनील सर, दोनों ही परिस्थितियों में मैं रुपए में ही पे कर रहा हूं, मेरे अकाउंट से तो रुपया ही निकल रहा है ना। बरोबर है, लेकिन ये एक टेक्निकल बात है, क्योंकि डॉलर रुपए में कन्वर्ट हो रहा है या मतलब रुपए को डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हो। आप जो बोल रहे हो नेटफ्लिक्स, वो मेरे से 1000 रुपया ले रहा है, अब वो बाद में वो बैंक जो है उनका वो उस 1000 रुपीज को कन्वर्ट करके अगर उसको भेज रहे डॉलर में तो वो एक अलग बात है। और देखो, ज्यादातर जो फॉरेन वेंडर्स जो होते हैं वो हमेशा डॉलर में या फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट लेंगे, क्योंकि उनका इंडिया में कोई रुपए में बैंक अकाउंट नहीं होता है। अगर आप इंडियन प्रेजेंस है, इंडिया में बैंक अकाउंट है, तो ही वो इंडियन रुपीज में आपको पैसा मतलब आपसे पैसा लेंगे। ओके, यानी कि जो जिस करेंसी में मांग रहा है उस पर अगर आपने पेमेंट किया तो आपको देना पड़ेगा। टेक्निकल इश्यू सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं क्या? मैं इसमें ये बात सुनील जी की ठीक है, क्योंकि जो फेमा का जो लॉ है वो ये कहता है कि अगर आपके क्रेडिट कार्ड में वो रुपए के रूप में आ रहा है
तो आपके ऊपर टीसीएस नहीं लगेगा, और आपके उसमें अगर वो डॉलर में दिखाई दे रहा है तो फिर उस पे लगेगा। इसको अभी नंबर्स की बात हुई थी नीरज, तो नंबर्स की हम बात करें, अगर $15 बिलियन इंडियंस अब फॉरेन में जाके स्पेंड कर रहे हैं, मैं जो इंडियन ट्रैवल करते हैं उनकी बात कर रहा हूं, हाँ। उस पे अगर आप 20% टीसीएस लगाते हैं तो करीब करीब $3 बिलियन हो जाता है। मैं इसको रुपए में कन्वर्ट करता हूं, 25,000 करोड़ रुपए के हाँ। करीब टीसीएस की कलेक्शन इससे हो जाती है। मैंने नंबर्स में जिस नंबर्स को लक्ष्मण ढूंढ रहे थे, मैंने उन नंबर्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। तो 25,000 करोड़ अगर सरकार के पास आ जाता है और वो 25,000 करोड़ अल्टीमेटली आपको वापस रिफंड करना पड़ता है, क्योंकि या वो एडजस्ट हो जाता है, आपके पास जल्दी पेमेंट आ जाती है। तो मुझे लग रहा है एज फार एज नंबर्स आर कंसर्न, जहां हम 16-17 लाख करोड़ की ग्रॉस कलेक्शन या 13-14 लाख करोड़ की हम नेट कलेक्शन की बात कर रहे हैं, आप देखेंगे जब भी टैक्स कलेक्शन सरकार की आती है उसमें 2 नंबर दिए जाते हैं, एक ग्रॉस होती है विदाउट रिफंड, एक नेट होती है विद रिफंड। तो मुझे लग रहा है कि विद रिफंड आप ग्रॉस कलेक्शन को बढ़ा के तो उसमें फायदा नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपका सिस्टम ये कहता है कि 3 से 6 महीने के अंदर, कभी कभी 1 हफ्ते के अंदर रिफंड आ जाता है। तो मुझे लग रहा है कि ये यहां पर इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि सिर्फ इसलिए जरूरत नहीं थी नीरज, हाँ एलआरएस की वजह से आप रोकेंगे, क्योंकि एलआरएस में दिक्कत क्या थी कि अगर आप आम भारतीय को $2.5 लाख की लिमिट दे रहे हैं और एक जो बंदा बाहर जाके क्रेडिट कार्ड यूज करके एडिशनल 20-30 हजार $40,000 का फायदा उठा रहा है, तो वो उसके लिए एक अनड्यू एडवांटेज खड़ी हो जाती है। उसको आप रोक सकते हैं। उसको रोकने के और भी तरीके थे टीसीएस के अलावा। मुझे लग रहा है कि टीसीएस के अलावा कोई और तरीका इजाद, और अभी भी देखिए नीरज, आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग इसमें बात बताऊं, आपके पास मान लीजिए 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं और आप बैंक से भी $2 लाख भेज चुके हैं। अब क्या होगा कि आपको एक लेजर रखना पड़ेगा हर इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड से भी सारा ट्रैप करेगा डेटा। आपको पता कैसे लगेगा कि आपने $2.5 लाख कर दिया? तो इसके लिए लाजमी बात है एक आईटी बेस्ड लेजर रखना पड़ेगा। तो जब आप लेजर रख ही रहे हैं, और तो इसलिए आप अच्छा, ये तो बात मैं दोबारा आऊंगा सर, इसको और क्लैरिफाई कर। मैं लक्ष्मण से जरा 2 चीजें पूछनी। लक्ष्मण ये बताओ कि जो ये चेक, हाँ आप जोड़िएगा उसमें, ये चेक कैसे लगेगा कि हमारा 2.5 लाख की लिमिट पूरी हो गई? साथ ही ये जो 20% का टीसीएस है, ये विद इन 2.5 लाख है या उससे ऊपर जाएगा? ये 3 करोड़ के करीब बैठेगा, फिर 2.5-3 करोड़ कितना, कैसे कैलकुलेट कैसे होगा? नहीं, जो 20% का जो टीडीएस है वो 2.5 लाख के खर्चे के ऊपर जोड़ा जाएगा। टीडीएस की जो रकम है वो $2.5 लाख के इसमें शामिल नहीं होगा। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जो एक सवाल जो आपने पूछा था अभी गेस्ट से कि नेटफ्लिक्स का पेमेंट और इकोनॉमिस्ट के पेमेंट को लेकर का है, तो बता दूं कि ये जो सारा पेमेंट सिस्टम है जिस पर $2.5 लाख की सीमा लागू होती है और जिस पर 20% का टीसीएस लागू होता है, 20% कहीं 5% है, कहीं 0.5% है, उसकी पूरी व्याख्या की गई है, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया गया है। ये जो रेमिटेंस स्कीम है वो सिर्फ वहीं पर लागू होता है। उसके लिए फेम कैट एक रूल सरकार ने 2002 में निकाला था। उसके अंदर उसने बताया है बजाबते कि किस किस हालात में हम जो है सो ये लगाएंगे। तो इसमें आपको 9 तरह के ट्रांजैक्शन दिए हैं। उस 9 तरह के ट्रांजैक्शन है जिसके हालात में आपको लगेगा। वो बहुत लंबा है, मैं पढ़ूंगा ना, जिसमें गिफ्ट और डोनेशन के लिए जा रहे हैं, अब्रॉड जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए जा रहे हैं, इमिग्रेशन पे खर्चा कर रहे हैं, बाहर कोई क्लोज रिलेटिव आपके रहते हैं, उनके देख रेख के लिए आप पैसा वहाँ पे भेज रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं बिजनेस पर्पज से या फिर किसी कॉन्फ्रेंस के लिए आप इसमें एक और चीज दे रखा, वो है कि कोई दूसरे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं तब भी वहां पर लेगा। अब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का भी 6 अलग अलग कैटेगरी बताया गया है ताकि उसका मिसयूज ना रहे, कोई कंफ्यूजन ना। अरे लक्ष्मण जी, जो हम किसी भी तरह का पेमेंट करेंगे तो हमको लग रहा है कि अब की बार जब कहना थोड़ा सा विदेश में जाऊंगा, मतलब वैसे मैं कभी गया नहीं हूं, मैं जाऊंगा तो मैं कोहली जी को साथ लेके जाऊंगा, मुझे बताते रहेंगे गुरु इधर लगेगा इधर नहीं लगेगा। ये क्या है? मतलब आप 75 कानून रखो, साथ में मैं एक टैब लेके चलूंगा कि इस पे लग जाएगा, मत करने का है भाई। कोहली जी आप साथ चलिएगा प्लीज, और टिकट ही आप ही खरीदिएगा। बताइए सर। बिल्कुल आप चलिएगा, मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूं जो लास्ट वाली लाइन आपने बोल कोहली जी ले चलेंगे मुझे। हाँ कोहली जी बताइए। मैं ऐड कर दूं आपकी इजाजत हो तो? हाँ करिए। देखिए लक्ष्मण जो बात कह रहे हैं बिल्कुल ये फेम कैट रूल्स है, और बाद में जो क्लैरिफिकेशन आई है उसमें ये लिस्ट दी भी गई है, बिल्कुल दी गई है। हाँ। पर अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं मान लीजिए मैं लंदन में हूँ इस टाइम, हाँ। और मैं किसी स्टोर में घुस जाता हूँ, वहां पर तो जिस स्टोर में मान लीजिए मैं हैरिट्स या मार्क्स एंड स्पेंसर कोई भी स्टोर में चला जाता हूँ और वहां पर मैं कोई ट्रांजैक्शन करता हूँ, अब ये पता लगाना वहां पर बहुत मुश्किल है
कि मैंने वो एग्जेम्प्ट आइटम्स में से किया है, या मैं डोनेशन कर रहा हूं या मैं गिफ्ट कर रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टोर्स आपसे डोनेशन भी लेते हैं। मैं एक स्टोर है जिसका नाम है हैरिट्स, वहां पर डोनेशन के लिए नीरज अलग से काउंटर है। तो ये तो वहां लिखा नहीं होगा मेरे क्रेडिट कार्ड पे। तो यही तो मैंने आपको शुरू में कहा था कि कैसे पता लगेगा कि मेरा कंसेशनल रेट पे टीसीएस है या मेरा लगना है भी या नहीं लगना है। हाँ। ये कैसे ये इस पे मैं बताऊं एक बहुत दिलचस्प बात कोहली जी। वॉलमार्ट क्या है एक मैरिज, सुनो एक लक्ष्मण, बहुत मजेदार बात सुनो। वॉलमार्ट क्या है, एक मैरिज रजिस्ट्री चलती है, यानी किसी की शादी या आप उसको गिफ्ट देना चाहते हैं तो आप वॉलमार्ट के यहाँ जाके देखिए, तो हो सकता है कोई एक ऐसा आइटम वो खरीद रहा हो जो काफी महंगा हो, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर दीजिए। अभी वो समझ में नहीं आता वो कहाँ माना जाएगा, वो किस टाइप का खर्चा है वो जो मैरिज रजिस्ट्री वॉलमार्ट में होगी। हाँ, वो तो डोनेशन है। अब पता नहीं वो डोनेशन है, गिफ्ट है या मेरा खर्चा मान लिया जाएगा। लक्ष्मण बताइए। मैं तो आपको खुद ही कह रहा हूं कि ये डिस्टिंग्विश करना बहुत मुश्किल होने वाला है। आप ये मुझे जहां तक नजर आ रहा है नीरज कि ये फ्लैट लगा दिया जाएगा, आप ये थोड़ा सा जी लक्ष्मण को जोड़ना चाह रहे हैं। हाँ लक्ष्मण बताइए। हाँ, मैं कह रहा तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं सरकार का पक्ष लेता हुआ दिखूंगा आपको। हाँ। कि ये सारी व्यवस्थाएं अभी नहीं हुई हैं। हाँ। ये सारी व्यवस्थाएं पहले से थी। जो कोहली साहब बता रहे हैं हम स्टोर में जा रहे हैं, मन किया हमको ये सर्च करना है, क्या करना है, तो आप मान लिया क्रेडिट कार्ड से नहीं, आप डेबिट कार्ड से भी करते या फिर कैश भी करते, डॉलर में भी करते, तब भी तो ये सारी व्यवस्थाएं पहले से लागू थी। अभी तो व्यवस्था में सिर्फ ये बदलाव हुआ है कि क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट कर रहे हैं, तब आपको ये सारी शर्तें जो पहले से थी वो आपको लागू हो रही है। ये डिबेट की क्रेडिट कार्ड अभी क्यों सरकार ने ऐसा करते हैं? नहीं, ये जो 20% है ना, ये सरदर्द है। आप 5 ले रहे थे तो चलो 100 रुपए 105 का बिल बन गया, चलता था, लेकिन अभी 120 रुपए देना पड़ेगा मुझे। ये एक समस्या है। अच्छा मैं ब्रेक में जाऊं उससे पहले मुझे 2 सवाल छोटे छोटे पूछने हैं। 20% का टीसीएस तो भारी है ना काफी। और तो अगर आपको दवा की जरूरत पड़ जाए और आप दवा ले रहे हैं, भाई मैं तो ये कह रहा हूं कि $2.5 लाख जो है उसमें आप 20% ऐड करिए, तब आप खर्चा करने की सोचिए 2.5 लाख, क्योंकि वो 20% और उसमें ऐड होगा ना, और वो उसका 1.5 साल बाद वसूली मिलेगी। 20% आप पहले से माइनस करके चलिए, 20% तो हमारा गया। हाँ, तो फिर तो मतलब मैंने अगर मैं प्री लोडेड कार्ड लेके जा रहा हूँ 1 लाख का, तो मैं मान के चलो 80,000 है इसमें, 20,000 तो उधर जाएंगे। सुनील बादला सर, एक सवाल, मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई हाउसवाइफ हो सकती है, कोई बच्चा हो सकता है, उसने शॉपिंग कर ली और डॉलर में की, उसने 20% टीसीएस भरेगा, वो तो रिटर्न फाइल नहीं करता, वो कैसे वसूलेगा क्लेम? आपकी बात एकदम सही है, क्योंकि अगर वो रिटर्न फाइल नहीं करता है तो वो उसके लिए कोई विकल्प नहीं है रिफंड क्लेम करने का, तो वो रिफंड क्लेम करने के लिए उसको फाइल करना ही पड़ेगा रिटर्न। तो इसीलिए हम ये मतलब एक सजेशन दे सकते हैं कि जैसे घर में 4 मेंबर हो एक फैमिली में, तो जो फैमिली मेंबर रिटर्न फाइल करता है उसके क्रेडिट कार्ड से ही खर्चा करना चाहिए एज फार एज पॉसिबल। मेरे को मालूम है कि ये हर परिस्थिति में वो पॉसिबल नहीं होगा। जैसे आपके बच्चे पढ़ रहे हैं और उनको अगर पर्सनल क्रेडिट कार्ड दिया है और उन्होंने अगर खर्चा किया है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, तो वो टीसीएस तो चला ही जाएगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर रिफंड क्लेम करना है आपको, तो एक ही ऑप्शन बचता है कि आप रिटर्न फाइल करो और रिफंड क्लेम करो। ओके, ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि ध्यान रखें कौन खर्च कर रहा है, क्योंकि वसूली करनी है आपको 20% वाली, तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। अगर अब तक आप नहीं कर रहे हैं तो फाइल करना पड़ेगा आपको। उसी का क्रेडिट कार्ड यूज करो एज फार एज पॉसिबल। हाँ, या तो अपने डैडी का कार्ड यूज करो, और अच्छी बात है ये, अब तो मना भी नहीं कर पाएंगे वो। लक्ष्मण राय को देना पड़ेगा अपना क्रेडिट कार्ड अपने बच्चे को, तुम इसी से खर्च करो। ये फंस गए अब देखो लोग। आजा, मुझे छोटा सा एक ब्रेक लेना है। ब्रेक से वापस आते तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है जो आपसे मैं पूछूंगा कि 2.5 लाख वाली लिमिट कब ब्रीच होगी, ये कैसे हमको पता चलेगा और सरकार को कैसे पता चलेगा, ये भी मेरे को जानना जरूरी है। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। फ्रेंड्स, मैं कुछ खुशखबरी आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहला, हमने हमेशा की तरह इस बार भी अच्छा परफॉर्म किया है। हमें क्या मिलेगा? दूसरा, हम एम्प्लॉय बेनिफिट में इन्वेस्ट करेंगे। अरे बता भी दो क्या मिलेगा। और तीसरा, हम LIC के ग्रुप फंडेड प्लान्स में इन्वेस्ट करेंगे। अरे सब कुछ मिलेगा।
अब लीव इनकैशमेंट, ग्रेचुटी और पेंशन के साथ हमारा भविष्य सुरक्षित है। जी हाँ, LIC पेंशन एंड ग्रुप स्कीम में ही है एम्प्लॉइज का असली फायदा। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। Visit for a live demo of manufacturing and machine tools at India Machine Tool Show, the global marketplace, 18 to 21st May 2023. Pragati Maidan, New Delhi. Register today on www.kdclglobal.com. Organized by K&D Communication. Don't like unwanted add-ons? Buy car insurance on PhonePe. Choose the add-ons you need. Save up to ₹12,000 on car insurance on PhonePe. अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। मैं गिरगिट हूँ। रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर वो उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। स्वागत है एक बार फिर से आपको, और आज हम बातचीत करें LRS के बारे में। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं उसकी वजह से बहुत सारे लोग उद्वेलित हैं। उनको लगता है काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होने वाले हैं, क्योंकि इसमें जो दो बड़े बदलाव किए गए, क्रेडिट कार्ड को भी उस लिमिट में रखा गया और साथ ही TCS 20% लगा दिया गया है। सुनील बादला सर और कोहली जी, दोनों लोगों से मेरा एक ही सवाल है। पहले बादला जी आप बताइए, मान लीजिए 2.5 लाख वाली लिमिट कोई आदमी ब्रीच कर देता है, उसने $3 लाख खर्च कर दिए, तो ये 50,000 जो एक्स्ट्रा हुए, इसके लिए क्या उसको कोई पेनल्टी लगेगी? उसके ऊपर क्या होगा इसके लिए? नहीं, देखो, सबसे पहले तो पेनल्टी फेमा में लगेगी, क्योंकि लगेगी अंडर फेमा। हाँ। आपकी लिमिट $2,50,000 है। हाँ। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मतलब जो बैंक्स के जो सिस्टम्स वगैरह होते हैं, हाँ। तो ये ट्रैक करना पड़ता है कि भाई आपने जो भी रेमिटेंस किया वो $2,50,000 से ऊपर हुआ है कि नहीं हुआ है। हालांकि हर समय ये पॉसिबल नहीं होता है, तो कभी कभी वो मतलब ज्यादातर करके हमसे डिक्लेरेशन भी लेते हैं कि भाई आपने मतलब जो ये $2,50,000 की लिमिट है वो है ना ब्रीच नहीं की है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि आपने $2,50,000 की लिमिट ब्रीच की, तो सबसे पहले तो आपने फेमा का भी वायलेशन कर दिया है, क्योंकि वहां पे आपको अलाउड नहीं है $2,50,000 से ज्यादा खर्च करने का। अब इसमें क्या होगा, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज ये है कि अब चूंकि TCS है और सपोज मान लीजिए आपने ना $4 लाख खर्च कर दिए, तो TCS तो है ना मतलब 20% लग जाएगा, उसमें $80,000 आ जाएगा। तो वो TCS $80,000 दिखेंगे तो उससे उनको ये भी पता चल जाएगा कि आपने फेमा की ये ना लिमिट जो है वो ब्रीच कर दी। तो हो सकता है कि कोई एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो गवर्नमेंट के बीच में, तो RBI को भी पता चल जाए कि भाई आपने $2.5 लाख की लिमिट है ना मतलब ब्रीच कर दी। तो ये मतलब एक और चीज है, से मतलब बोथ फेमा और इनकम टैक्स दोनों का अलाइनमेंट मतलब हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। और पेनल्टी लगेगी फेमा के तहत पेनल्टी लगेगी, और अगर आपने सपोज ब्रीच कर दी तो भी TCS तो आपको बढ़े हुए अमाउंट पे मतलब हाँ, TCS तो लगेगा, वो तो उसमें तो मतलब आप गिवन है, मान के चलिए। तो अगर समझिए आपका TCS अगर $50,000 से ज्यादा है, हाँ। तो मतलब ये एविडेंट है, मतलब ये मतलब एकदम मान के चलिए। हाँ, यही तो समस्या है। कोहली सर, भाई आप एक बार में नहीं खर्च करते, हर आदमी एक साथ तो खर्च नहीं करता है, वो थोड़ा इधर उधर आ रहा जा रहा कर रहा। उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई 2 लाख हो गया है, 50,000 जा चुका है, TCS में तो 2.5 हो गया है, तो एक तो हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा, चेक। दूसरा, क्या इस पे ये व्यवस्था नहीं हो सकती कि भाई चूंकि उसमें 50,000 आपने TCS ही जोड़ दिए, तो पेनल्टी तो ना लगाए कम से कम? मुझे लगता है नीरज, थोड़ा मेरा सुनील जी ने जो बात कही उससे मत फर्क है। मुझे लग रहा है क्योंकि जैसे क्रेडिट कार्ड कंपनी ट्रैक रखती है आपकी कितनी लिमिट है। मान लीजिए आपको किसी कार्ड पे 5 लाख लिमिट है, आप 5 लाख 1 रुपया जैसे ही खर्च करते हैं तो कार्ड डिक्लाइन हो जाता है।
मुझे लग रहा है कुछ इसी प्रकार का सिस्टम, और या आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के युग में ऐसा एक लेजर हर किसी का रखना जो कि आधार या पैन से लिंक्ड हो, वो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जहां हर व्यक्ति का पता लग जाए कि उसने जैसी वो 2.5 लाख की लिमिट ब्रीच करेगा वो ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएगा। मुझे जहां तक लग रहा है पेनल्टी लगने की बात तो तब तक है जब तक सरकार इसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है या उनका आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है इस चीज को ट्रैक करने के लिए, तभी तक है। उसके बाद शरद जी क्या ऐसा सिस्टम अभी है हम लोगों? क्या मेरे पास 4 क्रेडिट कार्ड हैं, एक कार्ड वाला तो लगा देगा रोक कि आप नहीं कर सकते आप, लेकिन 4 हैं तो मैं उसी का जिक्र कर रहा था कि वो एक सेंट्रलाइज लेजर होगा, एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म होगा जिसके अंतर्गत आप ट्रांजैक्शन कर ही नहीं पाएंगे। और एक चीज नीरज जो हम भूल रहे हैं यहाँ पर, बहुत जरूरी बात भूल रहे हैं सारे डिस्कशन में, कि ये जो टीसीएस लगा है ये 7 लाख रुपए से ऊपर के ट्रांजैक्शन पे लगा है। यानी कि आप पहले, क्योंकि जब ये लगा था तो उस समय डॉलर 70 रुपए का था, तो 70 रुपए का था तो $10,000 एक बेंचमार्क फिक्स कर दिया गया। तो 7 लाख रुपए से ऊपर अगर आप करते हैं तब ये टीसीएस लगता है। तो ये 7 लाख रुपए की ये भी एक बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट एक समझ लीजिए आप, ये भी ट्रैक रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे जो लोग 1 लाख 2 लाख खर्च कर रहे हैं, 3 लाख 4 लाख कर रहे हैं, उनके लिए टीसीएस ने टीसीएस के लिमिट 7 लाख रुपए से ऊपर के बैंकों को भी ये निर्देश दिया गया है कि 7 लाख रुपए से ऊपर का आप जब ट्रांजैक्शन हो तब आप टीसीएस। तो मुझे लग रहा है ये भी सरकार को उस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना पड़ेगा कि 7 लाख रुपए तक है तो आप कुछ नहीं लगाएंगे, जैसे ही 7 लाख आप क्रॉस करते हैं उसके बाद उसके बाद आपके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा। तो मुझे लग रहा है इसके लिए एक आईटी और बहुत आजकल के युग में बहुत मुश्किल नहीं है एक लेजर बनाना, हर व्यक्ति के लिए पैन से लिंक करके या आधार से लिंक करके, आपके पासपोर्ट नंबर से लिंक करके, कि हम उसको ट्रैक कर सकें कि हर व्यक्ति अब कितना खर्च कर चुका है। वो इतनी बड़ी नीरज मुझे समस्या नहीं नजर आती है गोइंग फॉरवर्ड। अब जब ये आ ही गया है प्रोविजन तो मुझे पूरी उम्मीद है इसकी भी तैयारी की जा रही है और क्रेडिट कार्ड कंपनी से और आरबीआई के साथ मिलके कि इसको हम कैसे ट्रैक करेंगे। पर मेन बात यह है कि ये लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, अभी तो ये बहुत बड़ी बात है। और इससे क्या गोल अचीव होने वाला है, ये असली सवाल है। ये तो असली सवाल है बिल्कुल। क्या टैक्स इवेजन, जो मैंने शुरू में आपको कहा था कि जो हम दूसरे तरीके का ब्लैक मनी जो है, जो कि कैश नहीं, जो कि बैंकिंग चैनल्स में घूमता है पर वो टैक्स के नेट में नहीं आ पाता है, उस ब्लैक मनी को ट्रैक करने का यहाँ पर इंटेंशन है। और दूसरा ये $2.5 लाख ब्रीच होने का इंटेंशन है। 2 इंटेंशन मुझे यहाँ नजर आती है। लक्ष्मण, आप चूंकि सरकार की तरफ से भी बोल रहे थे तो इस पे आप कुछ क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं क्या? नहीं, मैं ये सरकार की तरफ से नहीं बोल रहा था, सरकार ने जो कहा वो आपके सामने रख रहा था मैं। लेकिन जो कोहली साहब कह रहे थे तो मेरा कहना है कि जो टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप सहारा लेकर के इस 2.5 लाख की सीमा पर नजर रखें कि इस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर लिया, उस क्रेडिट कार्ड से नहीं कर लिया, यहाँ ना कर ले, वहाँ ना कर ले, उसी AI के सहारे आप आसानी से पता लगा सकते थे कि ये कहाँ पैसा किस क्रेडिट कार्ड से कहाँ भेज रहे हैं, कैसे रोका जाए। आपको इस तरह से TCS लगाने का 20% और ये लिमिट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के जमाने में इतनी सारी सुविधाएं हो गई हैं। तो मेरा अपना मानना है कि लक्ष्य क्या था वो तो तय है, लेकिन लक्ष्य को पाने के लिए 80 के दशक वाला तरीका अपनाया गया है, जो टैक्स कलेक्शन का तरीका होता था। ये नए जमाने की तकनीक यहाँ पे नहीं अपनाया गया। नए जमाने की तकनीक अपनाते तो जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी दिक्कतें नहीं होती है। जो अलग अलग इंडस्ट्री आज की तारीख में आपत्ति उठा रही है, आपत्ति नहीं उठती है, उनका मकसद भी पूरा हो जाता है। तो साइड नहीं पलटी वो। कोहली जी ने शुरू में कहा था ना कि मच्छर मारने के लिए तलवार यूज हो रही है। कक्कड़ साहब, एक चीज मुझे बताइए, जो कंप्लायंस का बर्डन है उसकी किसी ने नजर उसके ऊपर नहीं रखी है, क्योंकि कंप्लायंस का बर्डन बहुत बैंक नहीं। कक्कड़ साहब 1 मिनट सर, मेरा सवाल इसमें है, देखिए अगर अल्ट्रा HNI इस कैटेगरी में आते हैं, इसमें कोई किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो जिस विषय पे हम विचार कर रहे हैं इसमें कोई गरीब आदमी या कोई मिडिल क्लास तो आता ही नहीं है हुआ। अल्ट्रा HNI को भी ट्रैक करने के लिए आपको इतने उपाय जतन करने पड़ रहे हैं AI के ज़माने में, तो फिर ये उद्देश्य कुछ और लगता है मुझे। मेरा ये सवाल एक कक्कड़ जी आपसे ये है कि क्या ये ऐसा हो सकता है कि मैं अपने एक ट्रेवल एजेंट के पास जाऊँ और मुझसे कहूँ कि मुझे तो यार बाहर जाना है, खर्चा कर दो आप, ये TCS भी आप भर दो। सरकार ये थोड़ी कहेगी कि कक्कड़ जी के कार्ड पे आप क्यों चले गए, मैं जाऊंगा, कक्कड़ जी मेरा खर्चा उठाएंगे और मैं कक्कड़ जी को कैश में पे कर दूं। ऐसा संभव है क्या?
देखिए ये वैसे तो जितने लोग ये रूल्स बनाने वाले हैं उतने ही लोग उनको तोड़ने के लिए नए नए स्कीम इजाद करते हैं। हाँ। तो वो तो एक ऑनगोइंग बैटल रहता है। मगर देखने की बात यह है कि देखिए क्रेडिट कार्ड एक लास्ट रिजॉर्ट होता था कि अगर सपोज मेरा फॉरेक्स कार्ड नहीं चला, सपोज मेरा कहीं और से कुछ वो नहीं हुआ या किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो मेरा क्रेडिट कार्ड लास्ट रिजॉर्ट होता था। अब उसके ऊपर भी आप इतनी सब पाबंदी लगाएंगे और इतना सब उसके ऊपर चले नहीं चले फिर वो बाद में, तो ये जो आदमी बाहर मुल्क से बाहर कहीं बेचारा परेशानी में है और उसके लिए आप इतनी ये चीजें कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही मुझे ठीक नहीं लग रहा है। नहीं कक्कड़ सर, अश्विनी जी जो मैंने सवाल पूछा ऐसा पता नहीं होता कि नहीं होता, मुझे नहीं तो अंदाज से पूछ रहा हूँ, ऐसा हो सकता है ना? हाँ हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है। तो इस पे चेक लगेगा क्योंकि अब एजेंट कहेगा भैया 20% तो मैं नहीं भरूंगा, 5% तक तो चलता था, अभी 20% बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये कह सकता है वो? हाँ देखिए, और इसके अलावा अभी देखिए जैसा अभी डिस्कशन हो रहा था, आज की तारीख में एयरलाइन सब हमसे रुपयों में पैसा लेते हैं, उसको डॉलर में कन्वर्ट करके अपने कंट्री में लेके जाते हैं ना। और कई तो वो भी मतलब कल को उसके ऊपर भी आप लगा देंगे और वो भी आने ही वाला है अगर ऐसा जैसा माहौल नजर आ रहा है। और दूसरी बात यह है कि कई ऐसे कंट्री, स्वीडन एक ऐसा कंट्री है जहां पे ना वो करेंसी एक्सेप्ट करते हैं और ना ही फॉरेक्स कार्ड्स वहां मोस्टली चलते ही नहीं है। तो वहां सिर्फ क्रेडिट कार्ड चलते हैं ज्यादा, 90% हर एक दुकान में, इसमें कहीं भी जाइए, ट्रेन टिकट लीजिए, कुछ भी कीजिए। अब इस सब में जो बेचारा कस्टमर वहां पे बाहर किसी मुल्क में फंसा हुआ है उसके लिए बहुत ज्यादा। कोहली सर जो आप कह रहे थे कि प्रॉपर चैनल के थ्रू पैसा घूमता था, वही इसी तरह से घूमता है क्या, जिसपे इस रूल के जरिए चेक लगेगा? देखिए पैसा इस तरीके से नहीं घूमता है नीरज। देखिए आपको समझने वाली बात यह है कि जब पैसा बाहर, जो हम रूबल की जो हम बात कर रहे थे, जहां पर आजकल स्पेशल वॉस्ट्रो अकाउंट खोले जा रहे हैं, उस जमाने में हम देखिए हम टारगेट क्या कर रहे हैं, हम एक ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने की बात कर रहे हैं। जो बात लक्ष्मण कर रहे थी मैं उसको दूसरे तरीके से बताना चाहूंगा कि आप ट्रांजैक्शन को ट्रैक कर रहे हैं तो आप 20% टैक्स कलेक्ट करके क्यों करते हैं? ये तो आप 1% करके भी कर सकते थे, क्योंकि एक बार ट्रांजैक्शन आपके रेडार में आ गया तो टैक्स तो उस पर वसूला ही जाएगा। एक दफे वो आ गया तो वो तो नोटिस भेज के आप अगर नहीं दे रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि इस पे 20% की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 1% भी अगर आप लगाएंगे नीरज तो आपको तो ट्रांजैक्शन रेडार में लाना है। मैं इसीलिए तो कह रहा हूं ना, आप मेरी बात समझ नहीं रहे शरद कोहली सर। ये 20% लगाने का मकसद ही कुछ और है। 1% में जब मैं ट्रैक कर सकता हूं तो मैं 20% क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि कुछ और शायद है लूप होल जिसको हमको शायद नहीं पता होगा, जिसको रोकने के लिए इतना हैवी डाला जा रहा है। सुनील बागला सर कुछ और है क्या, या और कोई क्वेरी आपके पास आई हो जिसको आप एड्रेस करना चाहें? नहीं और कुछ नहीं, सिर्फ ये सब हमारा सबका गेस वर्क है। सिर्फ यही सोच सकते हैं कि अगर कोई फॉरेन रेमिटेंस करता है या फॉरेन विजिट करता है और क्रेडिट कार्ड से फॉरेन करेंसी में खर्चा करता है, तो उसका इनकम प्रोफाइल भी उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है? तो उसका जो मॉडरेट टैक्स रेट अगर हम देखें तो 20% तक होना चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट की सोच है और इसके लिए उन्होंने TCS 20% कर दिया है। नाउ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि गवर्नमेंट सही है या गलत है, आपके क्वेश्चन का मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ कि के पीछे 20% के पीछे सोच क्या हो सकती है। तो सोच एक ही हो सकती है कि जो आदमी फॉरेन करेंसी में खर्चा करता है, जो आदमी फॉरेन में ट्रेवल करता है, तो उसकी इनकम इतनी तो होनी चाहिए कि उस पर 20% का टैक्स रेट एप्लीकेबल हो सकता है, और इसकी वजह से 20% ये किया है। तो बात आपकी सही है कि हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव जो है वो सिर्फ ट्रांजैक्शन ट्रैक करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव ये है कि जो एक अप्रोप्रिएट टैक्स जो हमें लगाना चाहिए टैक्स पेयर के ऊपर, वो हम एडवांस में कलेक्ट कर रहे हैं। एक्चुअली लक्ष्मण आपने पढ़ा होगा जो क्लैरिफिकेशन, उसमें पहली लाइन में यही दिया गया है
कि जो नया टैक्स रजीम है उसमें 20% तो मान के चल रहे हैं हम लोग कि अगर मान लीजिए आप नेट में आए तो उतना तो हम आपसे ले ही सकते हैं, है ना लक्ष्मण जी? उद्देश्य यही है। उद्देश्य यही है, लेकिन देखिए 20% आप लीजिए, 20% ऐसे लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो कई हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो HNI हैं या बड़े आमदनी वाले लोग हैं वही इस कैटेगरी में आते हैं, वहां तक भी ठीक है, आप उनसे लीजिए। आपने कहा कि शरद कोहली साहब को लेके जाएंगे, हो सकता है ऐसे HNI अपने टैक्स एक्सपर्ट रखते हो, वो उनको गाइड करेंगे कि आपको ये करना वो नहीं करना। डर इस बात का है कि इस प्रावधान की वजह से जो मध्यम क्लास मिडिल क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग भी जाते हैं, मिडिल क्लास लोग भी खर्च करते हैं, वो विदेश जाना ऐसा नहीं कि सिर्फ HNI कैटेगरी करा, मिडिल क्लास लोग के बच्चे भी पढ़ते हैं बाहर, वो भी कई बार इलाज करने जाते हैं। तो उन लोगों को इस नियम की वजह से गैर जरूरी तरीके से हैरेस होना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, ये इस बात का डर है और कोई ठीक नहीं। जो बड़े लोग हैं, जो उनके पास बहुत सारे उपाय हैं, उनको 20% लगाइए, लेकिन ये जो व्यवस्था की उस व्यवस्था के तहत हो सकता है कि जरूरतमंद लोग और मध्यम वर्ग के लोग भी कहीं परेशान ना हो जाए। जी कोहली सर, आपको जोड़ना चाहे, आप अल्ट्रा HNI है क्या सर? आप कह रहे हैं HNI नहीं हूं मैं यही जोड़ना चाह रहा था नीरज के जो HNIs हैं उनको सरकार का ये मानना है भाई उनको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो आदमी $2 लाख खर्च कर रहा है वो $2,40,000 भी खर्च कर लेगा। वो लोग थोड़े इम्यून रहते हैं इतने टैक्स से और कल को वो टैक्स एडजस्ट हो जाएगा। तो टैक्स एक्चुअली पे नहीं हो रहा है, टैक्स सिर्फ एड हॉक कलेक्शन हो रही है। मुझे लग रहा है कि TCS की फुल फॉर्म है, हमने सारे में बात कर ली, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स। नीरज, बस मैं यही कहना चाह रहा था कि सारे को लाके ये टैक्स कॉम्प्लिकेटेड एट सोर्स हो रहा है, टैक्स कलेक्टेबल एट सोर्स नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सा अमाउंट लेके भी ट्रांजैक्शन को रेडार लाने के लिए इतना बड़ा अमाउंट हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ये डर लग रहा है कि ये ट्रांजैक्शन उसकी इनकम प्रोफाइल से मैच नहीं करता है तो वो तो पहले से ही टैक्स नेट में है। मेरे लिए मुझे AI की भी जरूरत नहीं है सर। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, इस सवाल का जवाब कोई दे नहीं रहा मुझे कि जो आदमी पहले से टैक्स नेट में है, मैं मान ही नहीं सकता कि अल्ट्रा HNI टैक्स नेट से बाहर हो, वो टैक्स पे कर रहा है, उससे आप 1% लीजिए, 20% लीजिए, जब आपको वापस कर ही देना है तो फिर क्या चीज है आप जिसको पकड़ना चाहते हैं? कुछ तो और है जो आप हम समझ नहीं पा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूं। वो जवाब तो आपको सरकार देगी ना नीरज, ये जवाब तो सरकार देगी जिन्होंने ये प्रोविजन बनाया है। उनसे वो जवाब लीजिए। आप ऐसे लोगों से जवाब ले रहे हैं जो कि आपके बिल्कुल साथ होके चल रहे हैं। टैक्स कॉम्प्लिकेटेड वाला आपने एक नया नाम बताया। जब मैं इस शो की प्लानिंग कर रहा था तो ये LRS स्कीम सुना, मैंने सोचा लक्ष्मण राय की कोई स्कीम है ये, और बहुत खबरें लाते रहते, तो मैंने कहा पता नहीं लक्ष्मण राय कोई स्कीम लेके चले आए क्या। बाद में पता लगा नहीं, ये दूसरी एक नई स्कीम है। तो हमने कहा इस पर बातचीत की है। बहुत सारे क्लैरिफिकेशंस थे, बहुत सारी चीज़ें थी जो इस शो के जरिए सॉल्व करने की हमने कोशिश की, लेकिन अभी बहुत सारे सवाल हैं कि इसका मकसद क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ।